morning, sir. Good morning, sir. Morning, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. 3.9 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 3.9. સર હેલો સર 30 ડેટની એક્ઝામ કેન્સલ થઈ ગઈ છે. બહુ તકલીફ અત્યારે આવું સામાન એમને પણ પૂછ્યું તો પછી મને પૂછ્યું પેપર આવશે તો તને દઈશું ને. અને બીજી વસ્તુ છે એક્ઝામ જેવું છે આવશે લખીને સબમિટ કરી દેવા એથી વધારે કશું છે નહીં. પહેલું ક્યારે આવે નક્કી નથી. બરાબર ક્લિયર. ઓકે સર. એટલે પેપર આવશે તો તમને દઈ દઈશું પહેલા લખી નાખો. સર આ સેટરડે કયા ચેપ્ટર નો ટેસ્ટ? શું આ લાસ્ટ કયો સેટરડે લખેલો? લાસ્ટ કયો લખેલો? સેપ્ટેમ્બર 2 ન્યુમેરિકલ લખેલું. હા. ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ લઈ લઈશું એટલે ધારો કે એક્ઝામ લે તો પ્રોબ્લેમ ના આવે. પછી થર્ડ થી સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે ઓકે સર. ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ રિપીટ કરી લો. ફ્રાઈડે કમ્પ્લીટ કરી લઈશું. બધું જ આવશે પણ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ નો. બરાબર એમ આ જે પણ આપ્યું છે એમાં તો એમસીક્યુ લઈ લઈશું. થિયરી ન્યુમેરિકલ સાથે આખો ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. ક્લિયર. અને પછીના વીકથી સેપ્ટેમ્બર 3 ના ક્વેશ્ચન્સ આપી દઈશું એટલે થિયરી કમ્પ્લીટ કરી દો. ન્યુમેરિકલ એટલે બધી કન્ટિન્યુ કરીશું. Okay, 3.9. Determine the current in each branch of the network shown in figure. Okay, distance based network दिया है. जो नेटवर्क बताओ डिस्टेंस बेस. ये जो न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल इस बार हम लोगों ने 4 मार्क्स में कंप्लीट करके दिया था. ओके यहाँ भी रेजिस्टेंस है. यहाँ बैटरी ड्रॉ करके दी 5 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम और सेंटर से जाएगा भी 5. This point is A, B, C, D और EMF ऑफ बैटरी तो इसको EF लिख देते हैं. ये होगा 10 वोल्ट एंड 10 ओम. ओके नेटवर्क रेजिस्टेंस से आपको कंप्लीट करके देंगे. ये पॉइंट्स के नाम आप लिखेंगे चलेगा लेकिन नेटवर्क ड्रॉ करके वो लोग देंगे. ओके नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम बैटरी. यहाँ से जो करंट पास होगा सपोज मैंने आई लिखा. यहाँ के बाद 2 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके I1 I2 लिख रहे हैं. इधर आएगा I1 ये आएगा I2. ओके ओके यहाँ आने के बाद I1 यहाँ आने के बाद इस डायरेक्शन में I3 यहाँ क्या मिलेगा I3. ओके I3 यहाँ लिखता हूँ I1 माइनस I3. I1 आया था I3 इधर गया तो I1 माइनस I3. ओके यहाँ से कितना आएगा I2 I3 तो इसको क्या लिखेंगे ये दोनों यहाँ मर्ज हो जाएंगे. I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3 मतलब I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 को क्या बताएंगे I. ओके सर्किट में टोटल कितने करंट हमने ड्रॉ किए तो ओनली 3 I1 I2 और I3. क्यों I1 प्लस I2 फाइंड कर तो I2 मिल जाएगा. I1 और I2 फाइंड करेंगे I की वैल्यूएशन मिल जाएगी. ओके अब 3 डिफरेंट करेंगे मतलब 3 ऐसे सर्किट
डिसाइड करनी है जहां आपको किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है, तो फर्स्ट ये वाला होगा, सेकंड ये वाली सर्किट लेंगे, और थर्ड बैटरी के साथ, या यहाँ से भी जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बैटरी आनी चाहिए। 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों सॉल्व करेंगे तो I1, I2, I3 मिलेगा, और उसके बाद हर ब्रांच के लिए करंट बताना है। हर ब्रांच की करंट मतलब AB, BC, CD, DA, सबके लिए करंट की वैल्यू क्या हो बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर A, B, D और A, ABDA, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है। ओके, रूल तो वही है, करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इक्वल, इसका मतलब IR नेगेटिव, सो A to B जाएंगे, करंट और मोशन इन सेम डायरेक्शन, एंड देयरफॉर 10I1 minus 10I1 minus. Okay, now from B to D, current and motion both are in same direction, so again minus 5I3. Now D to A, but motion and current both are in opposite direction, so IR positive, so plus 5I2. ये पॉइंट क्या है मतलब 0। क्लियर? तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, या माइनस कॉमन करके लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सपोज माइनस कॉमन निकालेंगे तो 10I1 5I3 5I2 is equal to 0। क्लियर? एक कंडीशन तो और भी हो सकती है कि सपोज दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, 10I1 is equal to 5I2 minus 5I3, तो 2I1 is equal to I2 minus I3 is the equation number 1। ऐसा भी लिख सकते हैं, 2I1 is equal to I2 minus I3। okay, now Kirchhoff second law for B, C, D or B। चलो B to C, motion and current both are in same direction, so IR negative, minus 5 I1 minus I3, I1 minus I3। now C to D, so plus 10 I2 plus I3 and plus I3, that is equal to 0। Five I3, 10 I2, 10 I3 and 5 I3 is equal to 0। ओके, यहाँ भी I1 I2 के हिसाब से सपोज आप ये पूरी इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, क्या लिख सकते हैं? आंसर क्या होगा? 5I1 I2 10, I2 कितना होगा? 10 I2 and that is equal to, sorry, plus 5 10 20 I3 is equal to 0। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की इक्वेशन कंप्लीट करनी है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? I1 is equal to सकता है माइनस, पहले एक बार चेक करो, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस, और ये भी प्लस प्लस। ओके, तो ये लिख सकते हैं कि सपोज उधर शिफ्ट कर दिया, सो 5I1 is equal to 10 I2 plus 20 I3 and therefore I1 is equal to 2 I2, I1 is equal to 2 I2 plus इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिख सकते हैं। दोनों कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या होगा?
चलो कंपेयर करने तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2i3। एक मिनट 2i1 कंपेयर करें तो 2i1 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4i2 प्लस 8i3, अब तो दोनों कंपेयर हो सकता है, क्या लिखेंगे इसको 2 बताएंगे। चलो फ्रॉम 1 and 2, so now i2 minus i3 is equal to 4i2 8i3। ओके, तो इसमें मिलेगा क्या, किसी को भी इधर शिफ्ट करो, माइनस में होने वाला है, क्लियर। सपोज ये उधर शिफ्ट कर दिया i2 और i3 इधर लिया, i3 इधर आएगा तो -9i3 इज इक्वल टू 3i2, i2 इज इक्वल टू -3i3, ऐसी इक्वेशन मिलेगी, क्लियर हो गया ऐसा। और सपोज ये आप कहीं भी ऐड कर दो 1 और सपोज इसको 3 लिखा मैंने, इस इक्वेशन को क्या बताएं, चलो 1 और 3 से कंप्लीट करना है तो 2i1 i2 is equal to -3i3 minus i3 and therefore 2i1 is equal to -4i3, so i1 is equal to क्या होगा -2i3 ऐसा मिलेगा, क्लियर। एक तो रिलेशन हो गया, अब सिंगल पाथ बाकी है a b c e f a, फिर सेकंड लॉ फॉर a d c e f और a, जर्नी की इसी पाथ पे जाएंगे, ये भी चल सकता है, यहां से जाएंगे तो भी चलेगा, आंसर तो वही आएगा। ओके चलो a to d, पेन की डायरेक्शन मोशन डायरेक्शन इक्वल -5i2 उधर जाएगी, फिर से -10 i2 प्लस i3, ओके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव +10, ओके यहाँ करंट की डायरेक्शन इसी तरह से है, इस डायरेक्शन में होगा तो यहाँ भी मोशन और करंट सेम डायरेक्शन, तो -10i एंड दैट इज इक्वल टू 0, -10i इक्वल टू 0। ओके चलो i तो हमने कहीं भी नहीं लिया, तो i इक्वल टू i1 प्लस i2 लिख सकते हैं, इधर देखो -5i2 10i2 10i3 प्लस 10 -10i1 -10i2 इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू क्या रखा i1 प्लस i2, ब्रैकेट कंप्लीट करते इस तरह से वैल्यू मिलेगी। ओके i1 कितना हुआ -10i1, i2 कितना हुआ -10 -25, i3 कितना है 10 उधर जाएगा तो माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल क्या होगा 10i1 25i2 10i3 इज इक्वल टू 10 भी नहीं रखना है तो ओके। एक चीज और भी है कि ये पूरा एज पर एग्जांपल i1 इज इक्वल टू -2i3, i2 इज इक्वल टू -3i3, ये दोनों ऐड कर दो तो पूरा i3 हो जाएगा। सो फ्रॉम 3 and 4 10 इंटू i1 कितना है 25, i2 कितना है प्लस 10i3 इज इक्वल टू 10 लिखा है, ओके मल्टीप्लिकेशन 20i3 -75i3 प्लस 10i3 इज इक्वल टू 10, ये टोटल एडिशन 95 क्या होगा
-85 I3 is equal to 10 and therefore I3 is equal to 10/85, लेकिन आंसर आया नेगेटिव। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। बस उसी तरह से इसको रखेंगे कि सपोज लिखा तो -2/17 एम्पियर ऐसा होगा। ये माइनस क्यों आया? तो माइनस का मतलब ऐसा हुआ कि ये हमने खुद ने कंसीडर किया था कि बी पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा, मतलब करंट यहाँ आएगा। ये नेगेटिव है, इसका मतलब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल कम, वरना कभी करंट नेगेटिव नहीं होता। करंट नेगेटिव होने का मतलब जो आपने एजम्पशन की है उसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। I3 आपने इस डायरेक्शन में लिया, I3 माइनस है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसमें आंसर गलत नहीं है। ओके चलो, I3 मिल गया, I3 की वैल्यू मिल गई। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 क्या मिलेगा? ये निकाल देता हूं। फ्रॉम 3 I2 is equal to -3, I3 कितना है? -2/17, so I2 is equal to 6/17 ampere. Now from 4 I3 is equal to, sorry, I1 is equal to -2 I3, -2 I3 क्या है? -2/17 and therefore I1 is equal to 4/17 ampere. Clear? I कैलकुलेट करना तो मिल जाएगा, I is equal to I1 plus I2, 4/17, 6/17, 10/17 एम्पियर। तो देखो सभी चीज मिल गई, सभी चीज मिल गई। सबसे पहले I हो गया, ओके, I की वैल्यू 10/17, I1 4/17, I2 6/17, ये I1 माइनस I3 और ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब रिजल्ट लिखना शुरू करेंगे। इसने क्या पूछा था? हर ब्रांच से कितना करंट पास होता है कैलकुलेट करके दो। हर ब्रांच से जो करंट पास होता है कैलकुलेट करके दो। ओके, पहले AB से पास होने करंट I1 के लिए 4/17 एम्पियर फ्रॉम बेसिक, या हो सके तो पहले वो सभी लाइन कंप्लीट कर दो। E और F भी ले सकते हैं। EF तो करंट क्या हुआ? I, यहाँ क्या करंट लिखेंगे? I1 4/17 एम्पियर, I 10/17 एम्पियर, मतलब यहाँ 10/17 पास होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी। अब लिखेंगे A to D में कौन सा करंट? I2 के लिए आंसर क्या मिला था? 6/17। ओके, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। B और D करंट क्या मिला? I3, क्या लिखेंगे? -2/17 एम्पियर। ओके, then B to C, ओके, I1 minus I3, I1 4/17 minus plus 2/17, total 6/17। क्यों ऐसा हुआ? I3 नेगेटिव है इसलिए, I3 नेगेटिव है इसलिए। ओके, कंप्लीट हो गया। नाउ C to D या D to C, I2 plus I3, I2 6/17, I3 ऐड करना, लेकिन I3 नेगेटिव है, क्या होगा? 2/17, सो आंसर 4/17 एम्पियर। सभी जगह ये लिखना है। तो ये लास्ट में लिस्ट बना के देना पड़ेगा, और यही न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में इस साल पूछा है। इससे पता है चैप्टर नंबर 2 से 4 मार्क्स क्वेश्चन होती है, लेकिन पहली पेपर में उसने पैटर्न चेंज करके पूछा। ये क्वेश्चन उसने 4 मार्क्स में रखी है। क्लियर? ये कौन सा था? दर्पण हो तो चेक कर, लिखा है मार्च 2020, दर्पण में ये लिख के दिया होगा मार्च 2020। क्लियर? तो इसका मतलब करंट नेगेटिव नहीं होता। करंट नेगेटिव में ना, मतलब आपने जो एजम्पशन, हमने क्या एजम्पशन की? ये I1 है, ओके, तो यहाँ I3 जाएगा, तो I1 माइनस I3, ठीक है। I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ I3 बताया। सपोज आप घर बैठे फिर से इसको न्यूमेरिकल में कंप्लीट करो, इसको I1 बताए, इसको I2 बताए, यहाँ I3 बताओ,
इसको I2 माइनस I3 लिखो या I1 प्लस I3 लिखो, I3 आपको पॉजिटिव मिलेगा, I3 क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो उस तरह से भी न्यूमेरिकल गलत नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। गलत जाएगा। ओके, एक बार चेक कर लो दर्पण पर, दर्पण से चेक कर लो। ये तो एक्सरसाइज है, वरना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और घर में ग्राउंड प्रॉब्लम है। है कोई डाउट? अब देखो मेन सिंपल चीज क्या है कि आपको डिसाइड करके पहले ये वाला पार्ट, सेकंड ये, थर्ड में इसको कंप्लीट करो या थर्ड इस तरह से कंप्लीट करो, चलेगा। 3 इक्वेशन आएंगे, 3 इक्वेशन सॉल्व करने हैं और जिससे आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। किरचॉफ सेकंड लॉ की तरह जो न्यूमेरिकल थे मोस्टली इसमें खत्म हो गए, और जो वेस्टर्न बेस्ड पोटेंशियल के रहेंगे वो कंप्लीट कर लेंगे आज, मतलब इसकी न्यूमेरिकल सब कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 3.10 in a meter bridge as shown in figure, the balance point is found to be at 19.5. Okay, first balance point length बताया 39.5 centimeter from end A. क्लियर? 3.10 इन मीटर बेस एज शोन इन फिगर। अभी डायग्राम की ऐसे जरूरत नहीं है, उन लोगों ने दिया बराबर है, आपको लेंथ कैसे मिलेगा वो चेक करने के लिए। सो L1 is 39.5 centimeter from end A when a Y resistor is of 12.5 ohm, Y is 12.5, determine the resistance X, determine resistance X. What are the connection between the resistor in a western bridge or meter bridge with a thick copper strip? Thick copper strip. Okay, जो हम कॉपर स्ट्रिप बता रहे हैं ना, ऐसे
तो थिक प्लेट्स होती है, थिक प्लेट क्यों यूज करेंगे वो लिख के दिया है। ओके, अब देखो x अपन y, x अपन y इज कितनी आंसर आई? 8.16. 8.16 ओके 8.16 ओम। अब वो थिक प्लेट क्यों रखी जाती है, इसकी रीजन इसी ऑप्शन में लिखनी है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। ओके, अब इसके लिए डिस्टेंस डायग्राम कैसे भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने इसलिए बताया यहाँ x और यहाँ y, बाकी जो वही का वही है। ओके, सर्किट डायग्राम वही है। इसने बताया y इज इक्वल टू 12.5, x क्या हो कैलकुलेट करके 2। ओके ओके, यार थिक प्लेट इसलिए रखा है, थिक प्लेट होती है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L बट R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, तो इसमें क्या होता है कि थिक प्लेट होगी ना तो क्रॉस सेक्शन कम मिलेगा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। और एक चीज और, डायग्राम चेक करो तो डिस्टेंस डायग्राम में हम जानते हैं ये दोनों के बीच में वायर होता है और ये वायर के बीच में बैटरी और की कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ से जॉकी मतलब J, इसको L1 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस L1, मतलब ये दोनों की रेशियो और ये दोनों की रेशियो, x अपन y मतलब x अपन y, तो L1 अपॉन 100 माइनस L1, या x अपन L1 लिखो तो भी चलेगा, x अपन L1 सो y अपन 100 माइनस L1, ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो चलेगा। ओके, तो इस तरह की कैलकुलेशन है। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, सेकंड ऑप्शन में ऐसा लिखा डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ ब्रिज अबाउट इफ x एंड y इंटरचेंज। सपोज आप x और y को इंटरचेंज करेंगे, चलो यहाँ हमने y ले लिया और यहाँ क्या लिया x, अब इस तरह की इंटरचेंजिंग होगी तो फॉर्मूला क्या होगी, y अपन L1 is equal to x upon L1 minus 100 and therefore y by x is equal to L1 upon 100 minus 100 not माइनस L1। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज आपने दोनों को इंटरचेंज किया तो ये पोजीशन तो इंटरचेंज हो जाती है, नल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी इंटरचेंज हो जाएगी, और नल पॉइंट की पोजीशन इंटरचेंज होगी तो आप फिर से इसमें रखना शुरू करो तो पता चलेगा x कैसे कैलकुलेट होता है, y is 12.5 अपॉन x, सब इससे x ही ले लेते हो, यहाँ से x कंसीडर करते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा y 100 माइनस L1 अपॉन L1, y 12.5 था, ये 39.5 था और ये 60.5, वही हुआ। ओके, और सपोज ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है तो एक चीज और भी बता रहा हूँ, देखो आपने ये वाली फॉर्मूला यूज की और तुम्हें नल पॉइंट फाइंड करना है L1। ओके, तो x y कितना मिला, सॉरी y कितना दिया 12.5, x कितना मिला 8.16 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे L1 100 माइनस L1, ऐसा भी L1 कैलकुलेट करो चलेगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1250 माइनस 12.5 L1 इज इक्वल टू 8.16 L1, उधर शिफ्ट कर दो, क्या होगा एडिशन क्या मिलेगी 20.66 and therefore L1 is equal to 1250। रेशियो बताओ कितना आता है, कितना आंसर आएगा 60.5 60.5
60.5। अब देखो पहले जब हमने यहाँ x यहाँ y लिखा था, सो नल पॉइंट हम 39.5 तो वो था 60.5। अब y उधर लिया, x उधर लिया, तो ये हो गया 60.5 और वो कितना होगा 39.5। इसका मतलब इंटरचेंजिंग करने से ओके लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। x यहाँ था, y यहाँ था, तब आपको 39 60.5, अब y यहाँ x उधर, तो ये 60.5 और 39.5 लेंथ भी क्या होती है, इंटरचेंज होती है। ये चीज इसलिए काम कैलकुलेट करी मैंने कि आपको एक काम में इसलिए आएगा, जब एग्जाम के अंदर बताया कि आप इंटरचेंज करके प्रैक्टिकल करो, तो इनिशियली आप क्या करेंगे कि यहाँ x और यहाँ y पहले 3 रीडिंग कंप्लीट करेंगे और बाद में इसको इधर ज्वाइन कर दो तो उधर ज्वाइन करो, और बाद में रीडिंग नहीं लेंगे, क्या करेंगे लेंथ इंटरचेंज करके लिखते हैं। मतलब 3 रीडिंग इनिशियल लेना है, बाकी इंटरचेंज करके लिख देना है, क्योंकि थियरी में दिया आंसर उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा। Okay, third point. What happened if the galvanometer and the cell are interchanged at the balance point of the breeze? Would the galvanometer show any current? देखो इसके लिए सर्किट नहीं चलेगी, वो ब्रिज वाली सर्किट चाहिए, तो इसलिए पता चल जाएगा। यहाँ होता है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ हम वो बैटरी कनेक्ट करते हैं A, B, C और D। ओके, बैलेंस पॉइंट होगा, इसका मतलब यहाँ IG इक्वल क्या आ जाएगा 0, यहाँ से I करंट पास। अब हमको चेंज क्या करना है कि वेस्टर्न ब्रिज तो वही रखना है, मतलब बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है। बैटरी A और C के बीच में, अब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे B और D के बीच। यह बैटरी रखेंगे और यहाँ क्या होगा, क्लियर? तो इससे कुछ चेंज होगा, यहाँ से पास वाली करंट चेंज होगी या बैलेंस पॉइंट चेंज होगा। आपने ये जो बैटरी रखी वो यहाँ रख दी, ये कैलेंडर इधर रख दिया। ओके चलो समझो कि यहाँ बैलेंस पॉइंट है, इसका मतलब R1, R2, R3 R4। बैलेंस पॉइंट इसका मतलब क्या होगा, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। ये दोनों की रेशियो इक्वल है। ओके, अब चेक करो, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 और यहाँ R4, यही सर्किट है। ओके, अब क्या होगा, सपोज इसके लिए बैलेंस पॉइंट कंप्लीट करना है, तो R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4। ओके, तो सिमिलरली इसको क्रॉस कर दो, अपने आप वही आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या होगी, सपोज ये बैलेंस पॉइंट है, IG इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी IG इक्वल टू 0 ही मिलेगा। बैटरी और गैलेंडर इंटरचेंज करने से नल पॉइंट चेंज नहीं होता। क्लियर? दोनों डायग्राम पता चल रहा है, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ये दोनों की रेशियो इक्वल होगी, मतलब यहाँ से पास होने करंट 0 हो जाएगी। उन लोगों ने बताया कि नल पॉइंट है ही, ये नल पॉइंट है ही, मतलब IG इक्वल टू 0 है। अब गैलेंडर इधर लिया और बैटरी यहाँ कनेक्ट की, तो उससे कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने लिखा कि तो ये दोनों के इंटरचेंजिंग से कभी नल पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये दोनों के रेशियो और ये दोनों के रेशियो इक्वल होगी, मतलब R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि हमने ये दोनों की रेशियो लिखी, तो यहाँ दोनों की रेशियो R1 by R3 R2 by R4, लेकिन फिर से इस तरह से कन्वर्ट हो सकती है, मतलब नल पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा, इंटरचेंजिंग से नल पॉइंट चेंज नहीं होगा। ओके, 3.12 कंप्लीट हो गया, बाकी है बाकी है 3.12 बाकी। ओके, 3.13 बाकी है 3.13 बाकी है। अच्छा यस ओके, पहले 3.12 इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। अब देखो तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरह ही है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट द सेट ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव अ बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर। 125 वोल्ट
ईएमएफ है। क्लियर? बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलती है? 35 centimeter. If the cell is replaced by another cell, the balance point is 63 centimeter. तो उसकी ईएमएफ क्या होगी? तो पोटेंशियोमीटर वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर से ही जो फाइंड किया है, तो रेशियो ऑफ ईएमएफ E1/2 is equal to L1 by L2. Okay, and therefore E2 is equal to E1 L2 by L1. E1 is 125. E1 125. L2 63 upon 35. आंसर बताओ। 2.25 volt. 2.25 वोल्ट। 25. तो इसलिए ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है, 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरह है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरह कंप्लीट करना होता है। ओके, एक चीज बताओ, यहाँ आपको फर्स्ट की ईएमएफ दी और L1 दिया, L2 से सेकंड की ईएमएफ कैलकुलेट करनी होती। तभी ऐसा भी बताएंगे कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर है इसमें नल पॉइंट, एज पर एग्जांपल कि 100 सेंटीमीटर लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर है, 100 सेंटीमीटर लेंथ पर, तब नल पॉइंट आपको 25 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। अब 400 सेंटीमीटर वाला पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना। तो ये लेंथ 4 टाइम्स हुई, मतलब ये लेंथ भी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? ऐसी भी क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर पूछी गई है कि सपोज किसी सेल को बैलेंस करने के लिए 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर यूज किया, सो नल पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। नाउ द पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज 400 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नल पॉइंट लेंथ? तो क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके कंप्लीट करो, आंसर क्या मिलेगा? 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी पॉसिबल है। ये था 3.12, अब 3.13, मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल होगा। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेरे ख्याल से जब नंबर इलेक्ट्रॉन्स वाले किए हो तो हो जाएगा, क्या होगा लेकिन चेक कर लो, कोई बात नहीं। 3.1 एग्जांपल के साथ कंप्लीट हुआ था। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर, ओके, n is equal to 8.5 10⁻²8 मीटर इज टू -3 की नंबर डेंसिटी है। How long does the electron take to drift from one end to the wire of 3 meter long? The area of cross section 2 into 10⁻⁻6. Okay, इलेक्ट्रिक करंट दिया I is equal to 3 एम्पियर। आपको टाइमिंग कैलकुलेट, कितने टाइम के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 3 मीटर वो कवर करेगा। ओके, अब सिंपल चीज तो ऐसी है कि लेंथ और टाइमिंग दी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन I इज इक्वल टू n e a v, so time is equal to n e a l upon I। 8.5 10⁻²28 1.6 10⁻⁻19 cross section area 2 into 10⁻⁻6 length 3 meter and current 3 ampere, so 3 कैंसर। अब कंप्लीट करके दो। 2.72 into 10⁻⁴ second. 2.72 into 10⁻⁴ सेकेंड, Yes. इसका मतलब 27 ऐसा होगा। इसको R मिनट में कैसे कंप्लीट करेंगे ये भी बताया था, जब कैलकुलेट किया था, अब भूल गए, कोई बात नहीं। चलो डिवाइड बाय 3600 करो। 7.55 hour. देखो 7.556 होगा, तो 7 आर तो हो गया, प्लस 0.556 इंटू 3600 करो, बराबर क्या 60 करेंगे? 0.556 इंटू 60 बताओ कितना होगा?
33.36. 33.36 मिनट हुआ ना, 33.36 क्या होगा मिनट। ओके चलो, सो सैन आर 33 मिनट्स प्लस 0.36 इंटू 60 तो सेकेंड में होगा, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आई? 21.6. 21.6 मतलब 22 सेकेंड। सैन आर 33 मिनट्स एंड 22 सेकेंड, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। क्लियर? ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल 1 के साथ कंप्लीट किया था हमने, एग्जाम्पल 1 के साथ। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। 3.10 3.10 a resistance of R ohm, draw current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 ohm as shown in figure. चलो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में डायग्राम बना रहा हूँ। A voltage V is supplied to the potentiometer. And the expression of a voltage across the R when the sliding contact is in the middle of a potentiometer wire. ये A और B, ये होगा R0 इनिशियल रेजिस्टेंस, यहाँ होगा पोटेंशियल V। ओके, और यहां से ये मिड पॉइंट पे आना चाहिए। ओके, यहां हम लोगों ने C लिखा, इस पॉइंट को B बताया, और ये वाला रेजिस्टेंस R है, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? R। क्लियर? अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC is equal to R0, resistance of wire AC is R0. Similarly, resistance of AB so R0 by 2, resistance of AB क्या होगा? R0 by 2. Now equivalent between A and B, देखो ये R0 by 2 और ये R दोनों पैरेलल में होंगे, तो क्या लिखेंगे? RAB is equal to R into R0 अपन R plus R0, क्योंकि R और R0 बहुत R और R0 by 2, सॉरी हमने R0 लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? R into R0 plus 2R plus R0, 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस कहाँ होगा? A और B के बीच में, A और B के बीच में। ओके, नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ AC, तो ये दोनों की एडिशन होगी RAB प्लस RBC। ओके, क्या लिख सकते हैं? RAB R इंटू R0 2R प्लस R0, ये तो R0 by 2, ये R0 by 2 था, ये भी क्या होगा? R0 by 2। क्लियर? सपोज इसको डायरेक्टली नहीं लिखना है, तो ये डायरेक्ट आप भी से ऐड नहीं करना है, तो आप उसको RAB, ओके, इसको RAB रहने दो तो भी चलेगा। टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको कुछ नया नाम देंगे, कि वो कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ओके, सपोज मैंने इसको RDS बताया। अब इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, ये पूरा इसलिए काम किया था कितना करंट पास होता है, I इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके चलो, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2RAB R0 डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब 2V
अपॉन 2R AB प्लस R0। इतना करंट पास होगा, इतना करंट पास होगा। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल यहाँ तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R1, I की वैल्यू 2V 2R AB R0 इंटू सॉरी R1 की जगह R लिखेंगे। एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं भी आपकी तरफ भूल गया। हाँ फाइंड करना अक्रॉस द R के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। R के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, A एंड B। क्लियर? तो अब देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, 2V to RAB इक्वल टू R into R0 to R plus R0। ओके, RAB इक्वल टू R into R0। क्या क्या कैंसिल हो सकता है, क्या कुछ कैंसिल नहीं होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। पहले इसको आप एलसीएम के तौर पे कंप्लीट करेंगे, एलसीएम के तौर पे कंप्लीट करेंगे। अब एलसीएम के तौर पे कंप्लीट का मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 2R R0 ये उधर गया, अगेन 2R R0 प्लस आपने ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिया, तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2R R0 और प्लस क्या होगा R0 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में। चलो एलसीएम में पता चला ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2R R0 हो गया, ये ब्रैकेट उधर गया, इसका मतलब 2R R0 और R0 स्क्वायर, और साइड में जो लिखा हो तो रहेगा R इंटू R0 2R प्लस R0। ओके, देखो ये ब्रैकेट ऊपर जाए या यहाँ कैंसिल हो जाए तो भी चलेगा। ओके, सो रिमेनिंग V इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2V R0 2V R0 अपॉन 2R0 मतलब 4R0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4R0 प्लस R0 स्क्वायर प्लस R0 स्क्वायर। ओके, यहाँ से भी R0 कॉमन निकाल दो, 2V R0 अपॉन R0 कॉमन 4R प्लस R0, इसका मतलब 2VR अपॉन 4R R0। ओके, इतना पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल हमने कंप्लीट किया था R डैश करके, वो कौन सा था, R डैश इसके रिजल्टेंट कंप्लीट करके, मतलब AC के लिए। तो AC के लिए जब कंप्लीशन हुआ था तो यहाँ AB इक्वल टू, मतलब ये पोटेंशियल की वैल्यू देखो दोनों साइड V होता है, उसको V डैश करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मिक्स हो जाएगा। फिर से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ AC R0, total resistance of AB R0 by 2। Okay, now resultant between AB RAB equal to R इसकी वैल्यू R0 by 2, दोनों पैरेलल में होंगे, R into R0 by 2 R plus R0 by 2, एलसीएम लेंगे तो 2R R0 2 कैंसिल हो जाएगा। now total resistance of AC, total resistance of AC मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो RAB तो होगा प्लस BC, लेकिन RAB वही रहेंगे, BC इक्वल टू R0 by 2 हाफ रेजिस्टेंस है, एलसीएम लिया मैंने 2RAB R0 by 2, मतलब इसको क्या बताएंगे R डैश। ओके, I इज इक्वल टू V अपॉन R डैश, क्योंकि A और C के बीच में दिया था। ओके, यहाँ तक लिखा 2V। ओके, तो ये वैल्यूएशन मैंने ऐड की, अब ये वैल्यूएशन है कि तो 2R R0 प्लस R0, 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया ऊपर। नाउ V डैश, इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, नाउ V डैश इज इक्वल टू IRAB। क्यों IRAB लिखा, कि हमको ये दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी थी, ये दोनों के बीच की पोटेंशियल मतलब RAB। सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट 2V अपॉन 2RAB प्लस R0 RAB। ओके, अब RAB सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दो, RAB यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन RAB की वैल्यू क्या थी, RR0 अपॉन 2R प्लस R0,
ओके अभी रखेंगे तो आप पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बिना कंप्लीट नहीं होगा। सो 2v 2r0, ओके ये ब्रैकेट उधर गया, सो 2r into r0, 2r r0 उधर, r0 into r0, r0 स्क्वायर हुआ तो ब्रैकेट नीचे रहेगा एलसीएम वाला, ये तो रहेगा r into r0, 2r r0, ये कैंसिल कर दो, ये तो ऊपर ले जाके कैंसिल करो तो भी चलेगा। सो रिमेनिंग पार्ट 2vr r0 अपॉन क्या होगा 2r r0, 2r r0 मतलब 4r0 into r0 स्क्वायर, ओके नीचे से r0 कॉमन निकालो, सो r0 r0 कैंसिल, तो ये आंसर मिलेगा। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का है, मतलब r का भी हो सकता है और ए और बी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिया। आज न्यूमेरिकल सभी कंप्लीट हो गए, कोई न्यूमेरिकल बाकी है? एक्सरसाइज सभी कंप्लीट हो गए। आज चैप्टर नंबर 3 के सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट, ओके और इस बार जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 क्लियर। ओके चलो खत्म करते मीटिंग।